हेलो स्टूडेंट्स, तो आ चुके हैं नए सेशन के लिए। लास्ट वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन तक क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। आज की वीडियो हम 51 से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए आप कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन कराए जाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन होता है, उसमें पुराने आए हुए भी होंगे, पुराने आए हुए मेंस के भी होते हैं, पुराने आए हुए नीट के भी होते हैं। अच्छा, नीट और मेंस दोनों के लिए सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिए कि मेंस के क्वेश्चन नीट वालों को करने नहीं होते हैं। मेंस के क्वेश्चन नीट वालों के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने आपको आपके खुद के क्वेश्चन करने में। हाँ बस इतना कह सकते हो आप कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मेंस में जिनमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स लग रहा हो, तो बस आप एक आध क्वेश्चन वो छोड़ सकते हैं। बाकी आप सभी को, नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, नीट के लिए जो अपीयर हो रहे हैं, 2026 देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, उनको करने चाहिए। ठीक, चलो बाकी जो 12th वाले हैं, अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को अच्छा करना चाहते हैं, वे भी इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक, मतलब आप अगर बोर्ड देना चाह रहे हैं अभी 12th का, तो आपको भी देने चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक, चलो करते हैं शुरुआत। जो पहले से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, वो तो सभी कुछ जानते ही हैं, उन्हें तो मैं क्या ही बताऊं। चलिए 51 ए पार्ट, बी पार्ट, दो पार्ट में ये क्वेश्चन है और 2020 में आया हुआ है। 2020 में ये मेंस में आया हुआ है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, और बीच में आ गया आपका फिल इन द ब्लैंक, बाय द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उनको क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें ऐसे हैं, आप बीच में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दो तो लाइंस को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, वो ऐसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। तो इसका मतलब यहां पे भरा जाएगा बीच में अट्रैक्ट। ठीक है, ऐसे ही अगर डायामैग्नेटिक रखोगे लाइंस में, तो वो लाइंस को अपने से दूर करता है, तो लाइंस इस तरह से हो जाएंगी। लाइंस को वो हमेशा अपने से दूर करता है, लाइंस इस तरह से हो जाती है, तो ये हो गया रिपेल। तो बड़ा ही आसान सा सवाल था, बड़ा ही आसान सा सवाल था, कुछ नहीं था। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये चैप्टर ना बहुत इजी है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन ही इजी हैं और आएगा जरूर क्वेश्चंस करने के लिए। कल मैंने जो क्वेश्चन कराए थे आपको, वो भी देखा होगा आपने, काफी इजी से क्वेश्चन थे, तो कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मैं दूसरा क्वेश्चन लगाता हूं। चलिए क्वेश्चन मैंने लगा दिया, जरा क्वेश्चन को देखते हैं। मैचिंग लिस्ट दे रखी है, दो मैचिंग करनी है, कौन सा ग्राफ किसका है ये बताना है। चलो लिस्ट ए में y और x के बीच में ग्राफ है, और इधर लिस्ट b में, मतलब सेकंड लिस्ट में ग्राफ की शेप है। तो इधर दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, सामने ग्राफ दिए हुए हैं, इधर कौन कौन से के बीच में ग्राफ बनना है ये दिया हुआ। चलो सबसे पहले यहां से ध्यान देते हैं, सबसे पहले यहां से ध्यान देते हैं। पहला ग्राफ अगर मैं चेक करूं तो किस किस के बीच में बनाने के लिए कह रहा है ये, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्वेश्चन काफी बड़ा था, इसलिए फॉन्ट को थोड़ा छोटा करना पड़ा मुझे। शायद आपको समझ में तो आ रहा होगा, हाँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है। तो y मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और x मैग्नेटाइजिंग फील्ड। चलो मैं आपको याद दिलाता हूं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बीच में ग्राफ क्या होता है। y एक्सिस पे तो आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई की वैल्यू, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड था वहां पे h। तो आप जब किसी सब्सटेंस को, ये कोई सब्सटेंस है, ये डायामैग्नेटिक हो सकता है, पैरामैग्नेटिक हो सकता है, फेरो हो सकता है, बाहर से इस पे फील्ड लगाते हो, बाहर वाले फील्ड की इंटेंसिटी को कहते हो आप h। ठीक है, ये डाया हो, पैरा हो या फेरो हो, तो आप इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालते थे। वो कैसे निकालते थे, उसका फॉर्मूला होता था I/H। I होता था इसके अंदर पैदा होने वाला फील्ड, और H होता था बाहर लगा हुआ फील्ड। और ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक क्या आती थी, ये कांस्टेंट आती थी डाया और पैरा के लिए। ठीक है, डाया और पैरा के लिए, फेरो के लिए ये थोड़ी बदलती है। ठीक है, तो वैसे ये जनरली कांस्टेंट होती है। तो अगर मैं ससेप्टिबिलिटी को देखूं, H के साथ इसका ग्राफ देखूं,
तो ससेप्टिबिलिटी तो कांस्टेंट है, बदलने वाली नहीं है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे रहेगा कांस्टेंट, ना तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो काई की वैल्यू बढ़ जाएगी, नीचे जाएगा तो काई की वैल्यू घट जाएगी। एच तो बढ़ सकता है, मतलब ग्राफ आगे जा सकता है, पर ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा सकता। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कोई भी होगा तो ऐसा होगा जिसमें इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, वो है थर्ड। तो फर्स्ट वाले से मैचिंग हो गई किसकी? थर्ड की। ऑप्शन ढूंढो। ए ऑप्शन में तो ए की मैचिंग है फोर्थ के साथ, गलत हो गया। ए की मैचिंग थर्ड के साथ, और सी ऑप्शन में भी ए की मैचिंग इसके साथ हो गई, थर्ड के साथ। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, लास्ट वाला गलत हो गया। या तो बी सही है या सी सही है। अब इन दोनों में से एक देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है। चलो वो भी देख लेते हैं। थर्ड तो हो गया, आगे बढ़ो। अब बी को पढ़ो। मैग्नेटिक फील्ड, ओके, वाई एक्सिस पे तो हम ड्रॉ कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और एक्स ड्रॉ कर रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग वायर फॉर ओके एक्स लेस देन ए। एक्स लेस देन ए को याद करो जरा। अगर कोई वायर है, अब देखो वायर है ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं, एक थिक वायर लो, मोटी वायर। तो मोटी वायर जो होगी वो ऐसे लेनी पड़ेगी, एक मोटी वायर ले ली। तो मोटी वायर के सेंटर लाइन से, ये सेंटर लाइन है मोटी वायर की, और उसके थिक वायर की सेंटर लाइन से मान लीजिए मुझे एक्स डिस्टेंस पे यहां पे जाके मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक्स डिस्टेंस पे। तो इसका फॉर्मूला याद है आपको? याद होगा यार। बी इनसाइड, इनसाइड का मतलब है वायर के अंदर का फील्ड। तो ये किसके प्रोपोर्शनल आता था? ये प्रोपोर्शनल आया करता था डिस्टेंस के, ये प्रोपोर्शनल आता था एक्स के। फॉर्मूला मैं लिख भी देता हूं, बी इनसाइड अंदर का म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर इंटू में एक्स। आर क्या होती थी? इस थिक वायर की रेडियस, और इंटू में एक्स। तो यहां पे बी प्रोपोर्शनल एक्स आ गया। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा, प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ बनता है इस तरह से, इस तरह का ग्राफ बनेगा, b प्रोपोर्शनल टू x। भाई आप मान लो इधर b को लिख रहे हो और इधर x को लिख रहे हो, डिस्टेंस को, सेंटर से जो डिस्टेंस है। तो कौन सा ग्राफ? ये वाला, फर्स्ट। तो इसका मतलब b के लिए हमारी मैचिंग हो गई फर्स्ट के साथ। तो b के लिए फर्स्ट के साथ, तो ऑप्शन ये बन गया, बस आगे देखने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि देखो यहाँ a की थर्ड के साथ हो गई मैचिंग, a की तो हुई थी हमारी थर्ड के साथ, और b की मैचिंग हो गई फर्स्ट के साथ। चलो ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर आगे का भी बता ही दो कि सी की फोर्थ के साथ आ रही। सी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ करंट कैरिंग वायर। अब बाहर, वायर के बाहर, अगर वायर के बाहर की बात करोगे, एक्स डिस्टेंस दूर, यहां से ये वायर है, वायर के बाहर फील्ड कितना होता था? तो बी आउटसाइड। उसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, ये होता था 2 पाई एक्स। तो ये बी अगर कहोगे आउटसाइड का, तो वो एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। अब सोचो एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनमें से कौन सा? ये वाला, वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, सी वाले का मैचिंग हो गई किसके साथ? फोर्थ के साथ। देखो यहाँ सी वाले की मैचिंग फोर्थ के साथ ही है, और बस अब तो ये डी बचा, डी की मैचिंग सेकंड के साथ, इसके साथ। और ये है भी आपके पास, ये सोलेनोइड के लिए दे रखा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड कांस्टेंट रहता है। जैसे ही बिल्कुल उसके कॉर्नर पे पहुंच जाते हैं सोलेनोइड के, भाई बीच में मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के बीच में कितना होता है? बीचों बीच। तो बीचों बीच एक लॉन्ग सोलेनोइड है, तो बीचों बीच बी एट मिडिल, मिडिल में कितना होता था? म्यू नॉट एन आई, और काफी देर तक यही रहेगा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल जब कॉर्नर पे पहुंच जाओगे यहां, तो वो आधा हो जाता है, बी एट एंड सोलेनोइड के हाफ हो जाता है, हाफ म्यू नॉट एन आई। तो इसका मतलब ग्राफ कुछ देर तो ऐसे चलेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा ग्राफ। बीच में तो सोलेनोइड के बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और फिर कॉर्नर पे जाते ही मैग्नेटिक फील्ड एकदम घट के आधा हो जाता है। तो इसलिए ये वाला ग्राफ हो गया। तो ये सारे बस फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, बाकी तो कुछ ज्यादा खास है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जी, क्वेश्चन लगा दिया मैंने।
देखो जरा पढ़ते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ओके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में कुछ पूछा है और उसके लिए कुछ नीचे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ए, align themselves along the direction of external magnetic field. Align themselves along the direction of magnetic field. मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर लेता है, बिल्कुल ठीक है। अगर मान लीजिए ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को ऐसे रख दिया आपने, ठीक है, तो वो अपने आप को घुमा के उसके अलोंग अलाइन कर लेगा। बिल्कुल सही बात है, वो ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उसके अलोंग अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सही है, होता भी है। कोई भी देखो, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेट, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट तो बनते हैं पर वीक मैग्नेट बनते हैं और फील्ड की डायरेक्शन में बनते हैं। तो इधर फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन के मतलब फील्ड की डायरेक्शन में इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। अब आपको पता है अगर उसको थोड़ा सा हिला के छोड़ भी दोगे आप, फिर वो वापस आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ मैग्नेटिक डाइपोल या कोई मैग्नेट हमेशा फील्ड की लाइन में आ जाता है, 0 डिग्री पे आ जाता है। वो होते हैं उसके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये घूम के आ जाएगा। अगर थोड़ा सा घुमा भी दोगे ना तो इस पर टॉर्क लगेगा और फिर सीधा हो जाएगा ये। तो इसलिए ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर अट्रैक्ट स्ट्रांगली टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है स्ट्रांगली, गलत। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट तो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ, लेकिन स्ट्रांगली नहीं होता, बहुत वीकली होता है। यह फर्क था डाया में पैरा में। डाया तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है लेकिन वीकली भागता है। पैरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागता है लेकिन बहुत तेजी से नहीं भागता, मतलब स्ट्रांगली नहीं भागता, मतलब फील्ड की तरफ भागेगा पर स्ट्रांगली नहीं भागता। फेरो जो है बहुत तेजी से भागता है, स्ट्रांगली भागता है, तो इसलिए ये हमारे लिए गलत हो गया। फिर हैज ससेप्टिबिलिटी लिटिल मोर देन 0। हाँ, इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी I/H। आई इसमें बहुत छोटा होता था, जैसे 0.0001 हो गया और h की वैल्यू 1 हो गई, तो ये 0.0001 हो गया। मान लेते ऐसे एग्जांपल ले लिया कि i की वैल्यू h के मुकाबले बहुत कम होती है, तो मैंने इसको 1 से बहुत छोटा ले लिया। i की वैल्यू h के कंपेयर में बहुत कम होती है, ठीक है, तो उससे i की वैल्यू काफी कम आ गई, तो ये काफी कम है। आप इसको कह सकते हो 0 से जरा सी बड़ी, तो यही बोला इसने लिटिल मोर देन 0, तो ये ऑप्शन ठीक हो गया हमारा, मतलब ये स्टेटमेंट ठीक हो गया। फिर है मूव फ्रॉम रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक की तरफ भागता, गलत। वो तो डाया मैग्नेटिक भागा करता था स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, ये भागता वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ, तो ये गलत हो गया। तो हमारे 2 ऑप्शन सही है, ए और सी। अब इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा है जिसमें ए और सी आ रहा है, ये है ए एंड सी ओनली, इसलिए आंसर हमारा बी हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो डाया और पैरा की सब कहानी है, डाया पैरा फेरो। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो जी, क्वेश्चन लगा दिया मैंने, समझते हैं क्या दिया है। ये 2024 का मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। करते हैं सॉल्व। पहले आप ना एक काम किया करो कि वीडियो को पॉज करके अपने आप से ट्राई किया करो और फिर देखा करो उसका आंसर क्या आ रहा है। चलो मैं करता हूं शुरू। ए सर्कुलर कॉइल हैविंग 200 टर्न्स। एक सर्कुलर कॉइल है और उसके अंदर 200 टर्न्स है, ओके। जो जो इंफॉर्मेशन है पहले इंफॉर्मेशन लिख लिया करो, फिर उसके बाद 2.5 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर एरिया, 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर का एरिया है, एंड कैरिंग 100 माइक्रो एम्पियर का करंट। करंट इसके अंदर है 100 माइक्रो एम्पियर, ओके।
प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। बाहर से जो फील्ड लगा रखा है हमने वो 1 टेस्ला का है। मतलब इसको आप डायग्राम बना लो, ये जो फील्ड लगा रखा है हमने, मान लो यहाँ पे ऐसे लगा लो, अंदर की तरफ जाता हुआ, कैसे भी लगा लो, दिया तो कुछ है नहीं, तो मैंने फिर भी ऐसे लगा लिया। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर लगा हुआ है 1 टेस्ला का, अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब इसने कहा इनिशियली द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m वाज डायरेक्टेड अलोंग b। मतलब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है कोइल का वो b के अलोंग है, b अंदर की तरफ है तो m भी अंदर की तरफ है, तो कोइल को ऐसे रख दो। अब कोइल की शेप आप कहोगे कि सर ऐसी क्यों ली, कुछ भी ले सकते हो यार, मुझे क्या पता कोइल की शेप क्या है, पर उसका जब मुझे एरिया पता है, m पता है, m निकाल लूंगा मैं, उसका अंदर की तरफ है, तो इसका जो m है वो भी अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो होता है करंट इनटू एरिया, NIA, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। n कितना, तो n तो है 200, I करंट 100 माइक्रो एम्पियर, तो 10 की पावर -6, और A एरिया 2.5 इंटू 10 की पावर -4। लो जी ये हो गया। अब देखो ये 4 जीरो कट जाएंगी इस 10 की पावर -4 से, 2.5 का डबल करेंगे तो 5 हो जाएगा, 10 की पावर -6। लो m आ गया है। ठीक है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। m आ गया, कॉइल का m आ गया। कॉइल को ऐसे रख रखा है, उसका m अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, फील्ड भी अंदर की तरफ है। ठीक है, तो शुरुआत में m और b के बीच में, ये भी अंदर की तरफ है m भी, और b भी अंदर की तरफ है। देखो m भी अंदर की तरफ, b भी अंदर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। तो शुरुआत में अभी इनके बीच में एंगल 0 डिग्री का है। अब इसने कहा अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट द कोइल थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, इनिशियल ओरिएंटेशन बिकम्स परपेंडिकुलर टू बी। मतलब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, हो ही जाएगा। कोइल ऐसे रखी है, एम अंदर की तरफ है, ये रहा एम अंदर की तरफ, बी भी अंदर की तरफ है। जब आप कोइल को ऐसे घुमाओगे ऐसे, तो एम इधर हो जाएगा, बी अंदर की तरफ, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल। तो यहां पे इसको घुमा दिया, कोइल को ऐसे कर दिया, ऐसे रखी है फिलहाल आपके सामने, और कोइल को घुमा के ऐसे कर दिया, ऐसे घुमा के ऐसे, तो ये एम इधर हो गया M, और बी है अंदर की तरफ, बी अंदर, तो थीटा कितना हो गया इसका, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री हो गया, तो थीटा 0 से 90 तक पहुंचाने में, 0 से 90 तक पहुंचाने में कितना वर्क हुआ। वर्क का फॉर्मूला है हमारे पास, वो था mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये आ गया। m कितना है, 5 इंटू 10 की पावर -6। b कितना है, मैग्नेटिक फील्ड, b बाहर से लगा हुआ 1 टेस्ला, 1 टेस्ला, cos थीटा 1 cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, तो आंसर आ गया आपका 5 इंटू, ये 1 हो गया, cos 0 भी 1 हो गया, 5 इंटू 10 की पावर -6 जूल आ गया। इसको कह सकते हैं 5 माइक्रो जूल। अब इसने कहा था B इज कितने माइक्रो जूल, तो आंसर आ गया 5 माइक्रो जूल, ये आंसर है आपका। बिल्कुल आसान, कतई आसान। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। चलो जी अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया है समझते हैं। A straight magnetic strip has magnetic moment this. If strip is bent into semicircular shape, its magnetic moment will be। बहुत आसान है। एक मैग्नेट की स्ट्रिप है, ये देखिए, एक तरफ नॉर्थ होगा, एक तरफ साउथ होगा। लेंथ नहीं पता, लेंथ मान लेते हैं इसकी L। ठीक है, ठीक है। और नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ +m और साउथ की -m मान लेते हैं। तो इससे आप निकाल सकते हो इसका मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू में दोनों पोल्स के बीच का गैप।
पोल स्ट्रेंथ कितनी है m और गैप कितना है l, ये कैपिटल M की वैल्यू आ गई। वो कितना दिया हुआ है इसका मैग्नेटिक मोमेंट 44, m इंटू एल की वैल्यू आ गई 44। चलो इसकी जरूरत पड़ेगी, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, इसको हमने स्ट्रिप को ऐसे मोड़ दिया, देखो जरा ध्यान से, स्ट्रिप ऐसे सीधी है, इसको ऐसे मोड़ के इसको ऐसा बना दिया। किस शेप में मोड़ दिया? सेमी सर्कुलर की शेप में मोड़ दिया। इधर नॉर्थ रहेगा, इधर साउथ रहेगा, ठीक है। क्या चेंज हुआ? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो ये गैप है ये चेंज हो गया। अगर मैं ये मान लूं कि इसकी रेडियस r है, तो ये जो गैप है अब यहां से यहां तक का r टोटल 2r हो गया ये गैप। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट बदल जाएगा, क्योंकि पहले नॉर्थ पोल पे प्लस m और माइनस m वो तो जू के तू रहेंगे, पोल स्ट्रेंथ तो जू की तू रहेगी, लेकिन इनके बीच का गैप बदल गया बच्चों। गैप बदल गया तो इसका मतलब इनका नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट, नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा m न्यू, वो कितना होगा? पोल स्ट्रेंथ m और इनटू में इनके बीच का गैप, वो कितना आ जाएगा? 2r। अब ये r कहां से लाएंगे? है हमारे पास। कैसे? अगर ये रेडियस है तो यहां से यहां तक ये पूरी लेंथ, अगर पूरी करूं तो 2πr, अगर यहां से लेके यहां तक पूरा करूं तो 2πr, और आधा सर्किल तो यहां से यहां तक की लेंथ होगी ये πr। अब ये πr है जो, यही इसकी लेंथ है ये l, तो यहां से इस मैग्नेट की जो लेंथ है वो है πr, वो l के बराबर है, यहां से लेके यहां तक की। क्योंकि आपने इसको मोड़ा, l थी ऐसे घुमा के मोड़ दिया तो r रेडियस बन गई, ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में आ गई। लेकिन इसकी जो लेंथ है ये तो l ही है ना, और यहां पे रेडियस के हिसाब से निकालने तो ये आधे सर्किल की जो सरकमफ्रेंस कह लो, आधा सर्किल की, तो यहां से यहां तक ये हाफ सरकमफ्रेंस कितनी हो गई? πr, तो πr l के बराबर हो गई। यहां से r की वैल्यू निकाल लो, वो आ गई l/π। r की वैल्यू निकाल लो तो वो आ गई l/π। तो m इंटू में 2r की जगह l/π। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 2/π को ले लेते हैं बाहर, m इंटू एल बन गया। m इंटू एल की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी निकाली थी हमने? 44, रख दो उठा के यहाँ। तो 2/π, पाई की जगह 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, m इंटू एल की जगह 44, इससे काटो 2, तो 7 इंटू 2 14 इंटू 2 28 आ गई। m न्यू जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना आ गया? 28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आंसर चेक कर लो जी, 28 लिख दो यहां, बस आसान। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो जरा इसको आप। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया मैंने, और क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा। A coil having 100 tons area 5 into 10 to the power minus 3 meter square carrying current 1 milliampere placed in a uniform magnetic field such a way plane of coil perpendicular to magnetic field, the work done in turning the coil 90 degree। अभी तो किया ये क्वेश्चन, ये वाला 54, ये रहा सेम क्वेश्चन। तो खुद से करेंगे आप ये क्वेश्चन, ये सेल्फ लिख देता हूं मैं इसको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी किया है आपने, ये बिल्कुल बढ़िया से इसको करो और आंसर निकाल के देखो। ये लिखा हुआ आंसर 100 आएगा इसका आंसर। मैं अगले क्वेश्चन को कराता हूँ। जो क्वेश्चन ऐसा होगा कि बिल्कुल जो रिपीट हुआ है, क्योंकि 2024 में आया है ये, एक सेट में वो आया होगा क्वेश्चन, एक सेट में ये आया होगा, दोनों एक ही तरीके के सवाल है। तो खुद से आप इसका आंसर निकालेंगे और कमेंट करके बताएंगे मुझे कि निकाल लिया हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया मैंने, करते हैं जरा सवाल को। द कोएर्सिविटी ऑफ मैग्नेट इज 5 into 10 to the power 3 ampere per meter. The amount of current required to passes in a solenoid of length 30 centimeter and number of turns 150 so that magnet gets demagnetized when inside the solenoid। आसान सा सवाल है। पहले तो ये समझो मैग्नेट की कोएर्सिटी क्या दे रखी है। ये मैग्नेट है, कोएर्सिटी होती है इसकी
उसे हम HC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसकी कोएर्सिटी है 5 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। एक तरीके से आप कहिए तो इसकी स्ट्रेंथ है ये। चलो ठीक है, ये मैग्नेट की स्ट्रेंथ हो गई, मैग्नेट की कोएर्सिटी हो गई, कोएर्सिविटी। और अब ये कहा है कि अगर इस मैग्नेट को उठा के एक सोलेनोइड के अंदर रख दे, ये देखो ये अंदर रख दी, ठीक है, तो उस सोलेनोइड को कितना करंट दें ताकि ये मैग्नेट उसके अंदर जब रखी जाए इसको डीमैग्नेटाइज कर सके वो। देखो याद रखो, आप किसी सोलेनोइड में करंट चल रहा है, उसके अंदर अगर आप किसी सब्सटेंस को मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर रख के बना सकते हैं। उल्टा भी काम कर सकते हैं, अगर मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो उसे भी उसके अंदर रख के डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। मैग्नेट बनाना तो आपने सीखा है, कोई सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अंदर करंट चल रहा है, उसके अंदर पहले से मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है अंदर, आप उसके अंदर उठा के एक मटेरियल को घुसा दो, मटेरियल रख दो उसके अंदर, आयरन रख सकते हो, निकिल, कोबाल्ट, पैरामैग्नेटिक भी रख सकते हो, डायामैग्नेटिक भी रख सकते हो। जब उसके अंदर रखोगे तो वो मैग्नेट बन जाएंगे अंदर जाके। तो क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? हाँ है। अगर आप मैग्नेट बना पा रहे हो तो उसको डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हो। तो ये मैग्नेट तो पहले से है, मुझे करना है इसको डीमैग्नेटाइज। तो ये जितनी पावर की मैग्नेट है मुझे उतनी ही उल्टी डायरेक्शन में इसमें पावर लगानी पड़ेगी। तो मतलब सोलेनोइड के अंदर जो करंट से फील्ड पैदा होगा वो इतना ही होना चाहिए, मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसको क्या कहते हैं? बी। लेकिन उसका बी एक्सटर्नल का काम करता है, वो बी एक्सटर्नल। ठीक है, वो कितना होता है? μ0 Ni। अगर आप उसकी इंटेंसिटी निकालना चाहते हो H, ये इस चैप्टर में बहुत सवाल किए हमने शुरुआत में इसके H, तो सोलेनोइड का H निकालेंगे तो वो क्या आएगा? बी एक्सटर्नल अपॉन में μ0, वो आ जाएगा μ0 Ni अपॉन में μ0 से μ0 कट गया, मतलब Ni आ गया। लो ये है वो, ये सोलेनोइड के अंदर जो करंट की वजह से फील्ड पैदा होगा ये वो है। ठीक है, और मैग्नेट के अंदर जो फील्ड है वो ये है, इसकी कोएर्सिटी। ठीक है, तो ये कोएर्सिविटी बोलते हैं इसको, मैं बार बार कोएर्सिटी निकलता है मेरे से, मतलब ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, कोएर्सिविटी होती है वैसे एक्चुअल में, तो इसकी कोएर्सिटी बोलूंगा मैं, तो मुझे बार बार वही रटा हुआ है। तो कोएर्सिटी जो है इसकी 5 × 10⁻³ है, और अंदर लगा हुआ फील्ड ये है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे, मतलब ये फील्ड जो है इसको डीमैग्नेटाइज कर देगा जब ये इसके कोएर्सिटी के इक्वल लगेगा, इसको बिल्कुल मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर दे, मतलब SC की वैल्यू और H की वैल्यू बराबर होगी, तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। HC बराबर H, HC कितना है? 5 × 10⁻³। H कितना है? Ni। N क्या होता था? ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल टर्न्स अपॉन लेंथ भी तो लिख सकते हैं हम इसको, N को, और इनटू में I। अब चलो कर लो सॉल्व। 5 × 10⁻³ टोटल टर्न्स कितने हैं? 150, और लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर, तो 150 अपॉन में 30 को लिख लो 0.3, पॉइंट हटाओ, 10 लिखो, और इनटू में I। अब देखो यहाँ से 3 × 5, ये तो हो गया 50, और ये हो गया 500, अपॉन में पहुंच जाएगा, तो I = 5 × 10⁻³ अपॉन में 500। ठीक है, 2 0 काट दी, 5 से 5 काट दिया, 10 आ गया, 10 एम्पियर। बस ये आंसर हो गया। क्या दिया था? यही है, तो 10 एम्पियर का करंट आ गया। आसान है, ये डीमैग्नेटाइज वाला तरीका भी याद कर लेना, मतलब डीमैग्नेटाइज कैसे होता है। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लगा दिया मैंने, क्या दिया है जरा समझते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट इज, एक बार मैग्नेट है, चलो जी ऐसी है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट M 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है,
सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको लटकाया गया है, ओके, इस तरह से। और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, B इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड है। वर्क डन इन रोटेटिंग इट फॉर्म इट्स मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन, स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे लेके जाना है। कोई भी मैग्नेट जब 0 डिग्री पे होती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो होता है उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम, θ1 कह दो इसको, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है 180 डिग्री। तो 0 से 180 डिग्री तक घुमाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क का फॉर्मूला याद होना चाहिए हमको, mb cos θ1 माइनस cos θ2, m 0.5, b 8 इंटू 10⁻⁻2 cos θ1 cos 0 डिग्री माइनस cos θ2 cos 180 डिग्री, वैल्यूज रख दीजिए। ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻2, cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 8 इंटू 10⁻⁻2 जूल। क्या बोला था इसने, 8, ऑप्शन ए। यार कितने आसान सवाल है, 2024 का ही आया हुआ है ये भी, तो बड़े आसान सवाल आते हैं इस चैप्टर से, तो नीट में हो या जेई मेंस में हो, आसानी सवाल मिलेगा आपको इसका। चलिए क्वेश्चन लगा दिया मैंने। नेक्स्ट 59, द मैग्नेटिक मोमेंट्स एसोसिएटेड विद two closely wound circular coil A and B of radius RA RB respectively where equal if where NA IA NB IB are number of turns। एक बार पढ़ के ध्यान से समझ लो इसको, वैसे इसने मैं क्या बोला है मैं समझा देता हूं। एक कॉइल तो A है, दूसरी कॉइल B है। पहली कॉइल A के नंबर ऑफ टर्न्स हैं NA और दूसरी के हैं NB। पहली कॉइल्स में करंट है IA, दूसरी कॉइल में करंट है IB, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहली की रेडियस है RA, ये रेडियस है इसकी RA, और इसकी रेडियस है RB, ठीक है। अब इसने बोला कि इनके दोनों के जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बराबर है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट ma मान लो। अब किसी कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था, NIA, तो पहली वाली का तो NA IA, और एरिया हो गया पाई RA का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही MB निकाल लो, सेकंड वाली का मैग्नेटिक मोमेंट, तो फॉर्मूला वही NIA, N कितना है इसका NB IB, और एरिया हो गया पाई RB का स्क्वायर। दोनों को रख दो बराबर, क्योंकि इन्होंने कहा है कि दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट बराबर कब होगा, इनमें से क्या कंडीशन है, तो दोनों को बराबर रख दो। A का मैग्नेटिक मोमेंट, B का मैग्नेटिक मोमेंट, ये आ जाएगा NA IA पाई RA का स्क्वायर इक्वल्स टू NB IB पाई RB का स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, NA IA, RA की वैल्यू रख दो, RA की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 को मीटर में चेंज कर लो, 0.1 का स्क्वायर मीटर में, पाई तो कट ही गया। अब इधर है NB IB और RB कितना है 0.2 का स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लो, NA IA 0.1 को स्क्वायर करोगे तो 0.01 आ जाएगा, NB IB ये हो जाएगा 0.04, 2 का स्क्वायर, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इधर रह गया 4, तो NA IA 4 की मल्टीप्लाई 4 NA NB और IB, लो जी ये आपका आंसर हो गया। तो 4 NB IB है कहीं, 4 NB IB NA IA, ये हो गया डी ऑप्शन, आंसर भी डी दे रखा है।
यार कितना आसान, आसान ही आसान है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये 2023 का था सवाल, तो पुराने आए हुए क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाल रखे हैं काफ़ी सारे। चलो जी, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 60। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 60। आज का लास्ट सवाल, प्रैक्टिस कीजिए, डेली कीजिए। चलो, ए बार मैग्नेट विद ए मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट दिया है बार मैग्नेट का 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, प्लेस्ड इन पैरेलल पोजीशन रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड। पहले ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड है पैरेलल ऐसे रखी हुई है साउथ से नॉर्थ की तरफ, क्योंकि मैग्नेट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, वही होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेट की डायरेक्शन। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे रखी है। फिलहाल थीटा कितना है इसका, 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल रखी है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, मैग्नेट भी इधर है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। ठीक है, अब इसने कहा अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पे 0.4 टेस्ला ये रही। फिर बोला अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड इन टर्निंग द मैग्नेट फ्रॉम पैरेलल टू एंटी पैरेलल पोजीशन रिलेटिव टू द फील्ड डायरेक्शन। अगर इसको पैरेलल से एंटी पैरेलल करना, घुमाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। एंटी पैरेलल करने का मतलब हो गया थीटा को 180 डिग्री करना पड़ेगा। ऐसे है ये मैग्नेट, इसको घुमा के ऐसे करना पड़ेगा, तो थीटा 1 0 हो गया और थीटा 2 180 हो गया। तो 0 से 180 करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला आपके याद है यार, इतने सारे सवाल लगा लिया आपने। एम बी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। लो जी, m 5, b 0.4 टेस्ला, cos थीटा 1 cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा 2 cos 180 डिग्री। लो जी, 2 मल्टीप्लाई करके cos 0 तो 1 हो गया, ये -1 माइनस एक और है तो +1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 जूल आ जाएगा। आंसर हो गया 4 जूल सी। तो बिल्कुल आसान से सवाल हैं सारे। आई थिंक आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा आज का सेशन। आसान सवाल है, मैं बार बार कह रहा हूं कि नीट में आए चाहे मेंस में आए, इस चैप्टर से क्वेश्चन आसान ही बनता है। तो ये क्वेश्चन आप करके देख रहे हो पुराने आए हुए, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब पुराने क्वेश्चंस को करते हैं हम, तो पता चलता है कि ऐसा क्वेश्चन आना है, ऐसे करना है, इतना आसान है, तो कॉन्फिडेंस बन जाता है कि इस चैप्टर के तो क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों के साथ बोल के उनको, ऐसा नहीं कि सिर्फ फोन पे, बोल के उनको शेयर करो, अपना फीडबैक शेयर करो कि ऐसा यार मजा आ रहा है पढ़ने को। आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस तो यहाँ के कर ही सकते हो, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कल करेंगे। ओके, बाय।